तो कोरोना पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए फरीदाबाद के सीएमओ रणदीप पुनिया हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये, क्योंकि अब जो है मामले थोड़े कम जरूर सामने आ रहे हैं, ऐसे में फिलहाल मौजूदा स्थिति फरीदाबाद में क्या है? देखिए, मामले आप देख रहे हैं पूरे एनसीआर में ही कम आ रहे हैं, पूरे देश में कम हो रहे हैं। जी और वो सरकार के प्रयासों से जो भी लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई है, टेस्टिंग बढ़ाए गए हैं, ट्रेसिंग की गई है, ट्रीटमेंट किया गया है, उन्हीं सभी का परिणाम है जी कि देश में भी कम हो रहे हैं और पर हमारे जिले में भी कम हो रहे हैं, जी जिसके लिए प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा प्रयास किया है और जनता का भी बहुत सहयोग रहा है। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि अब रोल आउट पर विचार सरकार कर रही है, दिल्ली में भी रोल आउट किया गया है, हालांकि अभी केवल कंस्ट्रक्शन वर्क और फैक्ट्रीज के लिए रोल आउट किया गया, लेकिन फरीदाबाद के परिप्रेक्ष्य में अगर समझे तो क्या अब ये ऐसा वक्त है कि रोल आउट किया जा सके? इस स्थिति में क्या फरीदाबाद आया है? देखिए, रोल आउट सरकार करेगी, सरकार जो भी फैसला लेती है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि पिछली वेव जो आई थी जी उसके बाद भी लॉकडाउन को खोला गया था, तो हम उसके लिए पूरा तैयार थे। जी और अब की बात तो बल्कि हमने प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग ने सभी जो प्राइवेट हमारे पार्टनर्स हैं, जो यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, हेल्थ की सर्विसेज दे रहे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आईएमए और इंडस्ट्रियलिस्ट, सबके साथ मिलकर के हमने चार्ट आउट कर लिया प्लान। अगर थर्ड वेव की कोई संभावना रहती है या आती है, सब वेव आती है, जी तो उस संबंध में हमें किस प्रकार की तैयारियां और करनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी तैयारियां उनमें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये सब रणनीति हम तय कर चुके हैं और हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। दूसरा, इसका जो मेन हमारी जो ड्राइव है वो वैक्सीनेशन की है, वो भी हमारी चरम सीमा पे है और उसको भी हम जल्द से जल्द पूरी फरीदाबाद के जितने एलिजिबल से पीपल्स हैं उन सबको हम वैक्सीनेट करेंगे, ताकि इस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। जी डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया और हरियाणा में हरियाणा सरकार की तरफ से अभी 2 ऑर्डर्स जो हैं ग्लोबल टेंडर जारी किए गए हैं, ब्लैक फंगस की दवा को लेकर भी और कोरोना वैक्सीन को लेकर भी ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। तो क्या किसी तरह की कमी कोरोना वैक्सीन की है, ब्लैक फंगस की दवा की है? इस बाबत क्या जानकारी? देखिए, ब्लैक फंगस के बारे में जो आप कहना चाह रहे हैं उसका सीधा सा मतलब है कि ब्लैक फंगस कोई एक बहुत कॉमन बीमारी नहीं थी इंडिया में। जी बहुत कम इसके मरीज होते थे, तो इसकी खपत भी कम थी, तो प्रोडक्शन भी कम था निश्चित तौर से। जी तो स्वाभाविक है कि पूरे इंडिया में ही उसकी जब प्रोडक्शन कम है तो उसकी समस्या जो है ना आई है, पर उस समस्या को बड़े अच्छे तरीके से हरियाणा सरकार ने डील किया है। स्टेट लेवल पे कमेटी बनाई है, जी इस बीमारी को नोटिफाई किया है, इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस भी नोटिफाई किए। उस मेडिकल कॉलेज में पहले 20 बेड थे, उनको अब बढ़ा दिया गया है। जी जो जो मरीज बढ़ रहे हैं तो उन मरीजों के हिसाब से उनको बेड्स की सुविधा बढ़ा दी है। स्टेट लेवल कमेटी एम्पोटेरिसिन बी जिनको भी अप्रूव करती है, जिस मरीज को जरूरत होती है एज पर देयर सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, उसको हम लोग हमारे वेयर हाउस से ला करके और हम उन लोगों को सप्लाई समय पे करना सुनिश्चित कर रही है। जी डॉक्टर साहब, अमूमन कितने मामले ब्लैक फंगस के फरीदाबाद में सामने आ रहे हैं और क्या उसके अनुपात में दवा उपलब्ध हो रही है मरीजों को? देखिए, 50 से अधिक आंकड़े आ चुके हैं और दवा का जहां तक सवाल है, दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है हरियाणा सरकार। जैसा आप देख रहे हैं कि ग्लोबल टेंडर भी सरकार ने किया है, जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी लिया है। यहाँ किसी के पास कोई स्टॉक में था गुरुग्राम या कहीं पे, वो भी शुरुआत में सरकार ने अपने हाथ में लेकर के और इनको बांट दिया गया, ताकि कालाबाजारी ना हो जी और समय पे दवाई मिल सके। जी डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि कई ऐसे मामले हरियाणा में देखे गए हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है दवाओं की, चाहे रेमडेसिविर की बात करें, कई बड़े स्तर पर कालाबाजारी हमने देखी। इसके बाद अब क्या जो जीवन रक्षक दवा है या फिर जो ब्लैक फंगस की दवा है, क्या कालाबाजारी के मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं और उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, रेमडेसिविर की भी शुरुआत में जो कालाबाजारी की शिकायतें आई, उसके बाद में टोसिलिजम की भी शिकायतें आई, तो सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जी और उसको अपने नियंत्रण में लेकर के और एक कमेटी गठित करके उसको बहुत सुंदर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरे हरियाणा में। जी और ब्लैक फंगस के मामले में तो शुरुआती दौर में ही इसको हरियाणा सरकार ने इसको नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया जी और जितनी भी दवाइयां थी वो अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के और कमेटी बना करके शुरुआत से फ्रॉम दी बिगनिंग से ही जो है हम ये काम कर रहे हैं। जी और सभी जिले के जो सिविल सर्जन हैं वो जहां जहां मरीज एडमिट हैं उनको
उपलब्धता के अनुसार दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि जब एक्सपर्ट्स से हम लगातार बात करते हैं इस मामले पर, तो वो ये कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस के मामले जो सामने आ रहे हैं उसमें कई कारण हैं जो ब्लैक फंगस का कारण बन रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें, चाहे स्टेरॉयड्स की अत्यधिक इस्तेमाल हो या फिर हाइजीन अनहाइजीन हो, इस तरह के मामलों से ब्लैक फंगस एक बीमारी जो है वो लोगों के बीच बन रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सीवियर होने से पहले ही ब्लैक फंगस डायग्नोज हो पाए, अगर किसी तरह के लक्षण मरीजों में दिखते हैं, इसके लिए किसी तरह की कोई पहल की गई है क्या? कोई कमेटी बनाई गई है क्या? किस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि जल्द से जल्द इसको डायग्नोज किया जा सके और ये मामले सीवियर ना हो? देखिए, फंगस सामान्य तौर पे वातावरण में, हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में सभी जगह प्रेजेंट होती है ऑलरेडी। ये ब्लैक फंगस हो, चाहे व्हाइट फंगस हो, चाहे किसी और प्रकार की, कई प्रकार की फंगस होती है। जी। परंतु ये फंगस से जब ग्रो तब करती है जब इंसान की इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता जब कमजोर होती है। जी। निश्चित तौर से कोरोना के समय में दवाई, स्टेरॉइड वगैरह वगैरह चलते हैं, जो दवाइयाँ चलती हैं, उनसे एक प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की कम होती है। और पर्टिकुलरली मैं इसमें पब्लिक को ये कहना चाहूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, स्वयं डॉक्टर बन करके और अपने आप को इंजेक्शन किसी से ना लगवाएं, जी। वो तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। कोरोना से आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आपकी हाइजीन, आप लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि इसमें सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी तरह के लक्षण ब्लैक फंगस के पाए जाते हैं तो उनमें डॉक्टर्स से संपर्क करें, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन ले और उसी के हिसाब से अपना इलाज डॉक्टर की देखरेख में शुरू करें। एक बार फिर से रणदीप पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनिया साहब, ब्लैक फंगस पर आप जो जानकारी दे रहे थे पूरी कीजिए। देखिए, मैं ब्लैक फंगस के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस की जो शुरुआत होती है वह नेजल कैविटीज से शुरुआत होती है। जी। और अगर किसी को भी नाक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो उसको अपने ईएनटी सर्जन को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि नाक के माध्यम से ये आंख में जाती है, आंख के माध्यम से बाद में लास्ट तो स्टेज है वो ब्रेन में जाती है। जी। हमारे साइनसेज होते हैं नाक के चारों तरफ, उनमें भरती है, फिर ये ऑर्बिट से उसमें चली जाती है आंख के, और उसके बाद ये साइनसेज और ऑर्बिट के माध्यम से ब्रेन में चली जाती है। जी। तो जो भी कोविड के मरीज हैं पोस्ट कोविड, हमने उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया है। कोविड केयर, पोस्ट कोविड केयर, हमने अपनी क्लिनिक स्टार्ट कर दी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। जी। तो उसमें फरीदाबाद में मैंने पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू कर दी है। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या कोई शंका होती किसी प्रकार की, तो वो हमारे यहाँ दिखा सकते हैं। उसमें हमारे पास सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं हमारे, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा भी हम दे रहे हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें सामान्य अस्पताल में दिखाए या किसी प्रशिक्षित डॉक्टर को दिखाए, अप्रशिक्षित डॉक्टर को ना दिखाए और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बिल्कुल। रणदीप पुनिया साहब, जैसा आपने जिक्र किया कि हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, पोस्ट कोविड जो सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें मेडिकेशन ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी इलाज यहाँ पर, क्योंकि कई तरह के मानसिक परेशानियों से कोविड के मरीज जो हैं कोविड से ठीक होने के बाद वो जूझते नजर आए हैं। तो ऐसे में मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं फरीदाबाद में इन पोस्ट कोविड सेंटर्स में की गई हैं? किस तरह का मेडिकेयर यहाँ पर दिया जा रहा है? हमने बीके अस्पताल में जो हमारी ओपीडी और जो पार्ट है उस पार्ट से अलग एक हमारी एक जो बिल्डिंग है उसको अलग कर दिया ताकि वो लोग संक्रमित ना हो सके जी। और उसमें हमारे डॉक्टर्स की जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स उनकी टीम बैठती है, जिसमें साइकेट्रिस्ट है, हमारा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हमारे आयुष के डॉक्टर्स हैं, हमारे जनरल ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं हम दे रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लोग बाग आगे बढ़ करके हमारी क्लिनिक में आ रहे हैं, हमसे सलाह ले रहे हैं और हम लोग उनकी सेवा कर पा रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक काफी अहम सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए एक ऐसी स्थिति दूसरी वेव में कोरोना के बनती दिखाई दी थी कि लोग अस्पतालों के नाम से डरने लगे थे। ये इस तरह की धारणा बनती जा रही थी कि अगर अस्पताल जाएंगे तो निश्चित तौर पर कोविड उनका पॉजिटिव आएगा। डर रहे थे लोग, साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर भी एक भ्रम था लोगों के बीच। क्या अब जागरूकता लोगों के बीच दिखी है? देखिए, वैक्सीन के लिए निश्चित तौर से जागरूकता, ये जो सेकंड वेव आई है उसके बाद निश्चित तौर से आई। लोगों के काफी फोन भी आते रहते हैं, इसके लिए डिमांड भी बढ़ी है और हमारे जो वैक्सीन सेंटर्स है उस पर भी भीड़ बढ़ी है। परंतु मैं फरीदाबाद की पब्लिक से यही आग्रह करना चाहूंगा
कि डर सिर्फ भीड़ का है और किसी चीज का डर ना अपने मन में पाले। जी। भीड़ में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें। जी। अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले किसी भी सूरत में, जब तक आपको कोई काम ना हो। और पर्टिकुलरली उन जगहों में तो ना ही जाएं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, भीड़, ताकि वो उस भीड़ में संक्रमित होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जी। इसके अलावा जितने भी काउंटर्स होते हैं, चाहे रेलवे के हैं, रोडवेज के हैं, चाहे किसी और प्रकार के हैं, उन काउंटर्स पे जब आप कोई चीज लेने के लिए जाते हैं, तब भी आप 2 गज की दूरी से ही आप जो है ना रहें, जी। वहां अपनी लाइन को ना तोड़ें और अनुशासन में रहें। बिल्कुल सीएमओ अनुशासन साहब, में सीएमओ जनता साहब एक रहेगी तो आखिरी निश्चित सवाल, तौर वक्त से। की मेरे पास कमी है। एक आखिरी छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या फरीदाबाद की जनता अब आश्वस्त हो सकती है कि अगर किसी तरह की मेडिकल परेशानी, किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या कोविड या ब्लैक फंगस जैसी परेशानियां उनको होती हैं, तो क्या वो आश्वस्त रहें कि फरीदाबाद में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं से संबंधित कोई भी परेशानी उनको नहीं आने वाली है? देखिए, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। हम लोग प्रयासरत थे, पहले प्रयासरत थे। हमारे पास ऑक्सीजन बेड, जितने भी बेड्स हैं हमारे पास, जी। इवन पेरीफेरी में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके बेड्स को भी हम पहले से ही ऑक्सीजन बेड में कन्वर्ट कर चुके थे, पहली लहर के बाद में ही। जी। इसलिए ऑक्सीजन बेड की हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जहां तक वेंटिलेटर्स की सवाल है, वेंटिलेटर्स से लिमिटेड संख्या में होते हैं, परंतु उनको भी काफी अच्छे तरीके से फरीदाबाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हैंडल किया है। जी। अब उस वेंटिलेटर की जो फैसिलिटी है, उसको और बढ़ाने के लिए हमने चलिए। 10 वेंटिलेटर भी अस्पताल में और लगा दिए हैं, उनको भी हम और बढ़ाने जा रहे हैं। जी। इसलिए फरीदाबाद की पब्लिक तो सिर्फ अनुशासन में रहे, भीड़ ना बढ़ाए, और जो मैंने आपको कहा, मास्क बिल्कुल, लगाए, जो गाइडलाइंस सामाजिक दूरी सरकार की रखें, तरफ से तय की गई हैं उन गाइडलाइंस का पालन करते रहें और किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सेवा उन्हें बदस्तूर मिलती रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रणदीप पुनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों को एड्रेस करके तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देने के लिए।